सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आप इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। फर्स्ट इज अबाउट द चाइना ताइवान। चाइना ताइवान के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। दिस इज लिंक्ड विद इंटरनेशनल रिलेशन। देन वी हैव ईरान अटैक पाकिस्तान, एक ये टॉपिक आपका आ जाता है। इसके कई सारे डायमेंशंस है दैट वी विल डिस्कस। देन ग्रीनलैंड आइस मेल्टिंग, इसके इम्पैक्ट और ये सब भी डिस्कस करेंगे। देन डिसरप्शन ऑफ ट्रेड इन रेड सी, इस पर काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है, लेकिन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर द एस्पेक्ट्स। माइक्रोब रोल इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में माइक्रोब का क्या रोल है वो डिस्कस जो है दैट वी विल डिस्कस। तो फिर उसके बाद जो मेंस का क्वेश्चन है दैट इज़ देयर। तो ये सारे टॉपिक्स आज के द हिंदू सेशन से हैं। और देखो द हिंदू सेशन के अंदर यू हैव लाइक द हिंदू न्यूज़पेपर में यू हैव ए स्पेशल इशू ऑन साइंस, देन एडिटोरियल, देन साइंस टेक का, साइंस का भी स्पेशल पार्ट आता ही है, टेक्स्ट पार्ट भी आता है। क्वेश्चन देख लो, व्हाट इम्पैक्ट, जस्ट सी द क्वेश्चन, व्हाट इम्पैक्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर विल हैव ऑन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ग्लेशियर के पिघलने से वायुमंडलीय पर इस संचरण में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मुझे रीच कर सकते हैं, मतलब मैसेज आपको करना है। ये टेलीग्राम चैनल है तो इस पर आप लोग जुड़ें, इस पर सारी अपडेट्स पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारी जानकारी जो है वो आपको अवेलेबल रहेगी। एंड डाउनलोड दिस ऐप क्लास करने के लिए, जो लाइव क्लासेस होती हैं उनको करने के लिए, और कोर्स से एक्सेस करने के लिए जैसे आप इसमें जाएं, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करें। देखो अभी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, इसकी 4th क्लास जो है इस सैटरडे को 11:30 बजे होगी। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है तो एक मैंने आज 5 AM सीरीज़ में आज मैंने 13th टेस्ट का एक थोड़ा छोटा सा एनालिसिस डाल दिया है और पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। तो जो लोग इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा, पीडीएफ आपको मिलना स्टार्ट हो गया, तो जस्ट गो थ्रू इट एंड रिवाइज द पीडीएफ। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका चल ही रहा है, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हो। और अभी करंट अफेयर्स का कोर्स आएगा, साइंस टेक का कोर्स आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स आएगा और एग्रीकल्चर का कोर्स आएगा जीएस के लिए। ये सारे कोर्सेस आपके आएंगे ऐप के अंदर। ठीक है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे कोर्सेस आपके होंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, वेयर डू चाइना ताइवान रिलेशन स्टैंड्स। ये एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है। अब इसमें थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा भी करेंगे, कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट पर भी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी डेवलपमेंट हो रहा है। और एक कहीं ना कहीं एक ये मतलब वी कैन कंक्लूड दिस थिंग कि क्या ऐसा तो नहीं है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं एनालिसिस में आपको अपना प्रोवाइड करूँगा, जो थोड़ा सा कुछ एस्पेक्ट वो डिस्कस हम लोग करेंगे। सो यहाँ पे लाइक जो है कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे जनवरी 13 को अगर देखोगे तो ताइवान ने कंक्लूड किया डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और यहाँ पे लाए चेंगटे करके हैं ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे अंडर तसाई इंगवेन, जिन्हें चाइना कहता था ये ट्रबल मेकर है। ये नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, ये एक नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट के रूप में आए हैं। ये पर्सन जो है नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। देखो यूपीएससी में तो ऐसे नहीं पूछते हैं कि हाल में ताइवान के नए प्रेसिडेंट कौन बने, बट और सारे एग्जाम्स में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो आप लोग ये थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे कि अगर आप इस पूरे एरिया में देखें, है ना, तो यहाँ पे लोकेशन ताइवान का ये है, दिस इज़ वेयर द ताइवान लोकेटेड। ठीक है, ये ताइवान आपका लोकेटेड है। और यहाँ पे यू हैव ओकिनावा, ये कुछ आइलैंड्स हैं। यहाँ पे ये जापान है, क्यूरिल आइलैंड्स हैं जापान और रशिया के बीच में जो डिस्प्यूटेड है। सेनकाकू आइलैंड है आपका, जापान और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है। और ये जो रीजन है ये आपका पूरा, जिसे हम साउथ चाइना सी रीजन कहते हैं, ये पूरा साउथ चाइना सी रीजन है, जहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस में चाइना अपने क्लेम को स्टैब्लिश कंटिन्यूस कर रहा है, क्योंकि उसको स्ट्रेटजिक एडवांटेज भी है प्लस रिसोर्स रिच भी है। उसको डर इस चीज़ का भी है कि ताइवान, जहाँ पे वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी है, ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। और उसका ये भी है कि अगर मान लो ताइवान में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, और यहाँ पे अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ एंटर कर जाए तो ऐसी स्थिति में उसको काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा, मतलब स्ट्रेटजिक लॉस बहुत अधिक होगा। तो ये कहा गया कि जो स्ट्रेटजिक लॉस है, दैट स्ट्रेटजिक लॉस विल बी विजिबल एक तरीके से। मतलब देखो एकदम आपके किनारे ही कोई आपका एनिमी कंट्री बैठा हुआ है तो काफ़ी नुकसान है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या देखनी है कि पूरा का पूरा जो चीन है, चीन के अंदर जितना भी डेवलपमेंट आप देखोगे ना, ये सारा डेवलपमेंट आपका इस इलाके में है। ये पूरा जो इलाका है इस पूरे इलाके में है, जिसे हम
वी कैन से जो ईस्टर्न हिस्सा है चाइना का, ज़्यादातर जो आपका प्रेजेंस है वो इस रीजन के अंदर है। ये जो इलाका है यहाँ पे प्रेजेंस है, मतलब ईस्टर्न रीजन में। तो जो डेवलपमेंट है, क्योंकि ईस्टर्न रीजन में है, तो वो चाहेगा कि उसका ये पूरा का पूरा इलाका, ये जो पूरा पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है, इस पूरे हिस्से में थोड़ा सा उसका जो से है वो रहे, कोई किसी का इन्फ्लुएंस ना रहे, ऐसा चीन का जो है कंटिन्यूसली मानना भी है। दूसरा अगर देखा जाए कि ताइवान, ताइवान के पास में कुछ आइलैंड्स, तो हमें थोड़ा सा मैपिंग के कंटेक्स्ट में जानना चाहिए, दैट वी नीड टू नो। तो उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपका पेंगू करके आइलैंड है ना, पेंगू आइलैंड करके ये ताइवान है। यहाँ पे एक लाइन है जिसे हम ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन भी बोलते हैं। ये टेरिटोरियल वाटर है, इंटरनल वाटर। टेरिटोरियल वाटर मतलब जहाँ पे ताइवान का जुरिडिक्शन आपका बनता है, बट यहाँ पे चाइना का मतलब, चाइना कुल मिला के अपना जो कंट्रोल है वो ताइवान पे पूरे तरीके से शो करता है। चाइना वन चाइना प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, या आप कह सकते हो वन चाइना पॉलिसी जिसे हम कह सकते हैं, वन चाइना पॉलिसी, उसको चाइना फॉलो करता है। कमेंट सेक्शन बताओ व्हाट इज़ इंडियाज स्टैंड ऑन वन चाइना पॉलिसी। कई बार हमने डिस्कस किया। अब अभी की स्थिति अगर देखा जाए कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ, व्हाट इज़ द स्टेटस, क्या स्टेटस है चाइना का और ताइवान टाइज का। सो अभी फ़िलहाल के लिए क्या, बहुत समय से ही अगर आप देखोगे तो इतना अच्छा नहीं है। चाइना मानता है ताइवान को अपना हिस्सा, ताइवान कहता है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। मेन रीज़न चाइना असर्टिवनेस का है, क्योंकि मिस तसाई ने जो एक 1992 का कंसेंसस है उसको नहीं माना है। और ये जो आपका 1992 का कंसेंसस, उसमें वन चाइना की बात होती है, जिसमें ताइवान भी चाइना का हिस्सा ऐसा कहा आपका जाता है। तो मतलब पहले जो है लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और KMT, दैट इज क्यो मिंटांग करके है, तो इन्होंने एग्री किया था कि हाँ ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है। तसाई जो कि पहले प्रेसिडेंट रही हैं, अब उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो 1992 का कंसेंसस है ये ताइवानीज कंसेंसस के खिलाफ है, ये ताइवान के कंसेंसस के खिलाफ है। और वो ताइवानाइजेशन मतलब कुल मिला के एक इंडिपेंडेंट ताइवान की डिमांड जो है वो करते हैं, कि एक इंडिपेंडेंट जो ताइवान है वो उसकी डिमांड जो है उनके द्वारा किया जाता है। या जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी अगर आप देखोगे तो ये चीज़ हमेशा से ताइवान के अंदर आपको देखने को भी मिलता है। तो जनरेशन्स जो हैं वो एक तरीके से आज के समय में वो चाहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, और चाइना की बात करें तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वहाँ पे इतना अधिक डेमोक्रेटिकली चीज़ें विजिबल इतने अधिक नहीं है इन कंपैरिजन टू द ताइवान। तो वहाँ जो जनरेशन है ताइवान के अंदर, दे ऑल्सो डिमांड फॉर अ फ्रीडम। वो हमेशा से चाहते हैं कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना रहे। सो दिस जनरेशन रिकॉग्नाइजेज इटसेल्फ एज ताइवानीज एंड हैव ग्रोन अप इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो वो जो नई जनरेशन वो खुद अपने आप को ताइवान का ही हिस्सा मानते हैं, ताइवानीज के रूप में कंसीडर जो है करते हैं। और जो भी स्टेप्स रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग, उनको भी थोड़ा सा इससे वो एग्रेसिवनेस जो है देखने को मिला, क्योंकि उनका ये क्या मानना है कि जल्द से जल्द ताइवान का यूनिफिकेशन होना चाहिए चाइना के साथ, और जो US का इन्फ्लुएंस है इस रीजन में वो भी थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहिए। तो इसमें अभी देखोगे ना लगभग 15 से 20 के आसपास एयरक्राफ्ट ताइवान के अराउंड घूम रहे हैं। अभी अगर आज के पेपर में देखोगे तो वो भी चीज़ आई है, तो वो भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अभी मैं थोड़ा कंटेक्स्ट भी आपसे और चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डिड ईरान कैरी आउट स्ट्राइक इन इराक, सीरिया एंड पाकिस्तान, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सर्टेन पॉइंट्स, ओवरऑल जो चीज़ें हैं, क्योंकि देखो ये छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, लेकिन इनका जो इंटरनेशनल रिलेशन एस्पेक्ट है उस पर काफ़ी रहता है। तो ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड विथ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में आपको लिखना है। देखो जो लोग नए हैं, ऐसे टॉपिक्स पढ़ने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा इनमें इंटरेस्ट आना चाहिए कि अच्छा ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जो भी नोट्स आप बनाएं सब्जेक्ट वाइज बनाएं। ऐसा नहीं कि वन लाइनर टाइप चीज़ें आप कर रहे हैं, या मान लो कोई हेडलाइंस आ रही है उसी के हम बैठ के नोट्स बना रहे हैं, या खाली इन्फॉर्मेशन की तरफ या एंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियोस की तरफ हम जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब आपको देखना चाहिए कि ऐसी चीज़ अवॉइड करना चाहिए, समय का थोड़ा सदुपयोग जो है वो करना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो विश्व में अभी जो डेवलपमेंट उसको मैं इस मैप के माध्यम से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आप चीज़ें थोड़ा सा मतलब अप्रिशिएट कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो देखो एक चीज़ तो समझो कि अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे
अगर अभी ये हमारा देश है, इंडिया है, और अगर अभी देखो तो ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, ये रेड सी रीजन है, ये आपका रेड सी है। यहाँ पे आपका बब अल मंदेब है, बब अल मंदेब करके है, ठीक है, बब अल मंदेब। अगर ये दिख रहा है कि नहीं आपको, मैप आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा देश है और यहाँ पे ये सारा रीजन है, ठीक है, ये पूरा है, और यहाँ भी ये आपका ताइवान भी है, और ये मैप थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और क्लैरिटी जो है वो रहेगी। तो इससे ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो रेड सी में डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बाद इफ विल सी तो अभी रेड सी में डिस्प्यूट चल ही रहा है। दूसरा, अभी फ़िलहाल के लिए देखोगे तो इस रीजन में भी डिस्प्यूट शुरू हो गया है, ईरान ने यहाँ अटैक कर दिया है। इस रीजन में ऑलरेडी डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है। ये भी इलाका है जहाँ पे डिस्प्यूट आपका कंटिन्यूस बेसिस में जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ भी डिस्प्यूट है, इस जगह पे डिस्प्यूट आपको विजिबल है। तो डिस्प्यूट डिस्प्यूट जो है ये स्प्रेड हो रहा है। और हाँ, ये जो यूक्रेन वाला इलाका है यहाँ तो डिस्प्यूट है ही ऑलरेडी, ये डिस्प्यूट आपका है ही। तो देखो और ये रीजन है, देखो आप चीज़ें लिंक करो, देखो ये लिंक्ड ऐसे है, यहाँ डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट यहाँ है, फिर ये डिस्प्यूट इधर जा रहा है, ठीक है, ये डिस्प्यूट ऐसे जा रहा है। धीरे धीरे अभी देखो यहाँ पे भी चाइना थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा है। धीरे धीरे ये जो डिस्प्यूट है ये यहाँ तक जा सकता है, ये डिस्प्यूट है। फिलहाल के लिए जो चाइना की इंटेंशन है वो देखने को मिल रही है कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि चाइना मान लो ताइवान पे अटैक करे। तो यहाँ पे अगर इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रही है। तो ये देखो ये सारी चीज़ें हाईलाइट क्या कर रही है कि अगर चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं, अगर चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं सो इससे विश्व युद्ध की स्थिति क्रिएट हो सकती है। देखो ये चीज़ें क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। छोटे छोटे डिस्प्यूट्स और भी बहुत सारी जगहों में कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत है। अगर मान लो यहाँ पे मतलब यहाँ पे चीज़ें एक्सेलरेट हो गई तो फिर चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कोरिया है, साउथ कोरिया है, ये लोग मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज अपनी कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल के लिए कर ही रहे हैं। तो ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि मान लो नॉर्थ कोरिया, रशिया ये मिलकर ताइवान पे अटैक करें या चाइना ताइवान पे अटैक करे, तो ऐसी स्थिति में फटाफट जो है कैसे मदद प्रोवाइड की जा सकती है। और अगर मान लो बड़े पावर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएं, चाइना और ये सब इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर दिक्कत है। अब ऐसी स्थिति में देखो पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, अगर फिर भारत को भी मौका मिलेगा तो यहाँ पे भी अटैक करके चीज़ें हो सकती हैं, चीज़ें और एम्पलीफाई हो सकती है। एक डील भी हो सकती है चाइना के साथ कि देखो आप बीच में मत आना, ठीक है, कुछ चीज़ें रहेगा, हो सकता है, और हम यूएस को सपोर्ट नहीं देंगे, जो भी ऐसा कुछ बातचीत हो जाए, इस जगह पे भी अटैक हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब मेरा प्रिडिक्शन है कि ये कुछ समय में या तो इलेक्शन के बाद या ये स्थिति बन सकती है। ऑल्दो इसके अपने रिपरकशन होंगे, बट अगर विश्व युद्ध की स्थिति क्रिएट होती तो इंडिया यहाँ पे इंगेज हो सकता है, या चाइना भी इंडिया के कई बॉर्डर एरियाज़ में जैसे इस इलाके में इंगेज कर सकता है, इस रीजन पे अपने प्रेजेंस को बढ़ा सकता है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये चीज़ आप समझना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिलहाल के लिए जैसे अभी हमें ध्यान में रखना कि जो अटैक हुआ है वो इस रीजन में हुआ है, जो ईरान ने किया, तो मैपिंग कंटेक्स्ट में याद रखना कि वो इस रीजन में अटैक हुआ है। तो ईरान ने बेसिकली जो अटैक किया है वो इस इलाके में आपका अटैक किया है। तो ये बलूचिस्तान के पास है और ये है, और इसके पीछे भी उन्होंने रीज़न दिया कि इन्होंने हमारे इसमें अटैक किया, इसलिए हमने फिर जो है हमने भी वी हैव ऑल्सो अटैक्ड, मतलब उनका मानना है कि हमने इसी वजह से अटैक किया बिकॉज वो जो स्थिति मतलब पाकिस्तान की तरफ से एक कोई टेररिस्ट ग्रुप है उसने अटैक किया इसलिए हमने किया। तो इंडिया का स्टैंड भी आपको ध्यान में रखना है, और ये मैप भी थोड़ा सा देख लो, इस टाइप से हमारा मैप है ये। तो यहाँ पे इंडिया ने भी साफ कहा कि देखो टेररिज्म के खिलाफ ईरान के पास राइट है कि वो अपना स्टेप ले सकता है, ये इंडिया ने हाईलाइट किया। अब यहाँ पे कुछ रीजंस और भी न्यूज़ में है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। इरबिल रीजन इराक में है, कोसब्ज़ पाकिस्तान के अंदर है, तो ये एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ अटैक हुआ है, ये याद रखना। इरबिल इराक रीजन, ये रीजन भी आप याद रखना। ये जो क्योंकि देखो मल्टीपल जगहें न्यूज़ में होती हैं तो उनके बारे में एटलीस्ट मैपिंग के कंटेक्स्ट में याद रखना है। तो ये इराक में लोकेटेड है एरबिल, और को सब्स करके पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपका लोकेटेड है। तो यहाँ पे इराक में इरबिल रीजन लोकेटेड है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इडलिब करके भी है, ठीक है, इडलिब ये सीरिया के अंदर लोकेटेड,
एलेप्पो सीरिया के अंदर लोकेटेड है। वहाँ की चीज़ें तो आपको पता ही है, मैंने मैप एक साथ ही इंक्लूड कर लिया, ठीक है। और इसमें मैप इंडिया का गलत भी रहता है तो मैं उसको सही भी कर देता हूँ। अब देखो ये रीज़न है जो आपका अटैक हुआ, ये थोड़ा सा बस मैपिंग के लिए। देखो मैपिंग ऐसे ही बनती है, मैपिंग को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। अगर आप सेशंस अच्छे से कर रहे हो ना, तो ये मैपिंग के क्वेश्चंस आपके कभी मिस नहीं होंगे। और एग्ज़ाम से पहले फिर मैं एक वीडियो भी लेकर आपको सारी जितनी मैपिंग्स हैं वो आपको करवा दूंगा। सो ऑन December 15, 2023 पुलिस स्टेशन जो है ईरान ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर लगभग मतलब इतना किलोमीटर, अब ये पूरा लोकेशन नहीं बताना। देखो December 15 में एक अटैक हुआ था, January 3 में एक अटैक हुआ था जिसमें 100 लोग के आसपास मरे थे, जिसमें ये जनरल कासिम सुलेमानी जो है कुद्स फोर्स का जो कमांडर है, तो उसमें कुछ मेमोरियल पे चल रहा था तो वहाँ अटैक हुआ था। उस अटैक की जो जिम्मेदारी ली गई थी जिस टेररिस्ट ग्रुप में बोले वो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश्ड है। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन जो अफगानिस्तान बेस्ड ब्रांच है इस्लामिक स्टेट की टेररिस्ट ग्रुप का, उसने इस अटैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी ली थी। उसके बाद ये अटैक कब हुए, जब गाज़ा वॉर हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसराइल इसमें इन्वॉल्व है। तो ईरान ने कहा कि जिस जगह पे हमने अटैक किया वहाँ इसराइल के जासूस, इसराइल के जो स्पाई है उनका कोई सेंटर बना हुआ है, इसलिए हमें वहाँ पे अटैक करना पड़ा, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसके लिए जो ईरान है, ईरान ने बेसिकली जो कामिकाज़े ड्रोन का, ये एक डिस्ट्रक्टिव ड्रोन होता है, मतलब ये क्या होता है कि ड्रोन है जाके हिट करके इस पर एक्सप्लोसिव होता है और वो उस जगह का खात्मा हो जाता है। तो ये कहा जाता है सुसाइडल टाइप है। तो कहा गया कि जो अटैक जिस जगह किया गया वहाँ पे स्पाइनस सेंटर है, जो जासूसी वाला सेंटर जो है वो आपका लोकेटेड। अब धीरे धीरे आप देखो कि ये जो चीज़ें हैं ये तेज़ी से स्प्रेड कर रही हैं, तेज़ी से स्प्रेड कर रहे हैं। जैसे हाउथीज़ यमन वाला इलाका है, वो रेड सी के इलाके में काफ़ी ज़्यादा वी कैन से कि वहाँ अपने अटैक कर रही हैं। इससे उस रीजन में ट्रेड जो है वो अफेक्ट हो रहा है। हाउथीज़ को सपोर्ट कौन करता है, ईरान के द्वारा सपोर्ट जो है प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है, चाइना और इन सब का सपोर्ट है। तो वो पूरा का पूरा ट्रेड रूट में यूएस और इन सब का प्रेजेंस रिड्यूस हो जाएगा, तो ये एक स्थिति बनेगी। दूसरा ये भी है कि ये चीज़ें स्प्रेड भी हो रही हैं, जैसे मैंने अभी मैप में भी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अब यहाँ पे ये जो मैसेज है, क्योंकि देखो अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है ईरान के लिए, ईरान ये मैसेज भी दे रहा है कि वो मल्टीपल लेवल पे चीज़ें टैकल कर सकता है और इस्लामिक वर्ल्ड का वो लीडर भी है। जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया दो में डिवाइडेड, एक तरफ सिया है दूसरी तरफ सुन्नी है। सिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, ईरान, और सुन्नी को करते हैं सऊदी अरेबिया। तो जो सुन्नी डोमिनेटेड है वो सऊदी अरेबिया के साथ रहते हैं और जो सिया डोमिनेटेड है वो ईरान के साथ आपका रहता है। लेकिन जो इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, या आप कह सकते हो हमास और इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, और इसमें एंटी इसराइल सेंटिमेंट भी वेस्ट एशिया के अंदर, उसमें जो एक इस्लामिक सेंटिमेंट है वो ईरान के साथ जा सकता है या जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को स्टैंड करके शो कर रहा है कि देखो मैं जो है वेस्टर्न कंट्रीज से लोहा ले रहा हूँ या मैं उनसे लड़ रहा हूँ, और वहीं सऊदी अरेबिया ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो यही एक बहुत बड़ा फैक्टर भी हो गया। जैसे जैसे मान लो हाउतीज़ जो हैं, अगर वो अटैक कर रहे हैं तो वो एक फोर्स भी बनी जिसमें सऊदी अरेबिया उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया पार्टिसिपेट करेगा उसमें तो ये मैसेज जाएगा कि जो इजराइल को रोकने के लिए जो कदम ईरान ने उठाया उसको काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया, तो एक जो इस्लामिक सेंटिमेंट है वेस्ट एशिया के अंदर वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ सकता है, ये एक फैक्टर है। ईरान ऑल्सो सीक्स टू एश्योर इट्स पीपल दैट द गवर्नमेंट कैन एक्ट असर्टिवली टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। ईरान में ऑल्सो थिंकिंग दैट इसराइल जो है, अब जैसे ईरान को ये भी लग रहा होगा कि यार अभी स्थिति ऐसी है कि यूएस अपने में फंसा है हाउतीज़ को टैकल करने में, या जो हमास के साथ युद्ध वाली स्थिति है तो वो स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में मतलब ये लोग बाहर निकल के अभी ईरान से लड़ने नहीं आएंगे। तो ये एक सिचुएशन है जो कि फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। और देखो अभी पाकिस्तान में जो सरकार है वो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ मतलब यूएस के द्वारा जो चीज़ बोली जाएगी उसको वो मानेंगे, अगर प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है। इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंक्लिनेशन चाइना और रशिया की तरफ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो देखो ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ईरान अपने डोमिनेशन को बढ़ाना चाहेगा इस रीजन में,
और इसके माध्यम से चाइना रशिया अब काउंटर करना चाहेंगे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को। यहाँ एक युद्ध की स्थिति बनेगी। और अगर आप यूक्रेन में जाओ तो वहाँ तो अपना युद्ध चल ही रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। अगर चाइना एक फ्रंट ओपन कर देता है ताइवान पे तो वहाँ भी शुरुआत हो जाएगी। और वहाँ शुरुआत जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया जैसे देश भी इन्वॉल्व हो सकते हैं ताइवान के सपोर्ट के लिए, ये खड़े हो सकते हैं। और इधर एक और भी पीओके में भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मान लो इंडिया एंटर कर जाए तो एक फ्रंट इधर ओपन हो सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे विश्व जो है विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है अगर चीज़ें अभी मैनेज या कंट्रोल नहीं की गई हैं। तो ये एक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। ग्रीनलैंड हैज़ ये एक टॉपिक आपका बनता है, ये ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के अंदर आप लोग नोट करना। दैट इज ग्रीनलैंड हैज़ लॉस्ट 20% मोर आइस देन प्रीवियसली थॉट। ये स्टडी के अकॉर्डिंग आपकी हाईलाइट की गई। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ग्रीनलैंड आइस सी टू लूज 20% मोर आइस। 20% और आइस जो है वो आपका लॉस होगा, आइस जो है कंटिन्यूस बेस। तो ग्रीनलैंड कहाँ लोकेटेड है? ये ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है। ये आपका रीजन एंटार्क्टिका है, ये रीजन आपका आर्टिक रीजन आपका लोकेटेड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब विश्व में अगर जब ये हम बात करते हैं तो विश्व में ये जो आइस हैं, ग्लेशियर्स हैं, इनका अपना एक रोल होता है। जैसे जो प्लेनेटरी विंड्स हैं, प्लेनेटरी विंड्स क्या होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टडी भी किया होगा इसके बारे में। तो प्लेनेटरी विंड्स में क्या, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है और जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ में ये आपका इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो बहुत सारे विंड्स जो ब्लो करती हैं, जैसे मान लो ट्रेड विंड्स हैं आपके पास, फिर आपके पास ईस्टर्लीज हैं, वेस्टर्लीज हैं। ऐसे बहुत सारी जो ये विंड्स हैं इनको जो कंटिन्यूसली मूव कर रहती हैं तो इन्हें हम प्लेनेटरी विंड्स बोलते हैं। अभी इनका अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो ये कैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर, मतलब ये क्या है कि जैसे मान लो आर्टिक रीजन है तो आर्टिक रीजन में क्या है, ठंडक है, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये जो विंड्स का मूवमेंट है ये डिटरमाइन कैसे होता है? ये डिटरमाइन कर होता है प्रेशर पे, प्रेशर टेम्परेचर पे निर्भर करता है। अगर आइस मेल्ट कर रहा है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे प्रेशर भी अफेक्ट होगा। और ये जो परमानेंट प्लेनेटरी विंड्स हैं इनका मूवमेंट अफेक्ट होगा और यही विश्व के क्लाइमेट को भी डिटरमाइन करती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है उस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जितने भी जैसे ये ग्लेशियर्स और ये सब मेल्ट कर रहे हैं इससे ये प्लेनेटरी विंड्स विल बी अफेक्टेड। दूसरा पॉइंट आप ये समझो, दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि जैसे और भी चीज़ें हो रही है, जैसे आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट अगर होता है, पूरा का पूरा आर्टिक ओशन जो है अगर सपोज करो मेल्ट हो जाए और वो ब्लू ओशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे कई अफेक्ट और भी पड़ेंगे। जैसे अल्बीडो अफेक्ट विल बी देयर, मतलब कि जैसे अगर बर्फ़ देखो तो बर्फ़ ज़्यादातर जो सनलाइट उस पर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अगर पानी देखोगे तो वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो नेचर में बदलाव है कि जहाँ बर्फ़ थी वहाँ पानी हो जाएगा, इससे जो सी सरफेस का टेम्परेचर विल बी अफेक्टेड, इससे जो आपका मॉइस्चर जनरेशन, विंड का सर्कुलेशन, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, पोलर वॉर्टिक्स, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट हो सकती हैं। तो ये थोड़े से आपको ध्यान में रखना है, अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी होनी चाहिए। दूसरा थोड़ा मैपिंग में एक चीज़ और भी देख लो, जैसे ये ग्रीनलैंड है आपका, ये बैफिन बे है, ये नुआक करके एक है, यहाँ पे आइसलैंड है। ये सब मैपिंग के लिए ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपका कनाडा है तो इस कंटेक्स्ट में देख लो। कमेंट सेक्शन में बताओ इस समुद्र का नाम क्या है। अगेन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 5am सीरीज़ में मैंने आज जो है क्योंकि वीक में एक टेस्ट थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि टेस्ट आप देते रहें, तो मैंने 12-13 मिनट का टॉपिक्स बता दिए कि ये टॉपिक्स हैं और उसका PDF जो है टेस्ट सीरीज़ में डाल दिया है। तो जो लोग टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा हैं तो उसमें वो PDF डाउनलोड करके और अपना जो है रिवीजन कर लेना। तो अब सारे PDF जो है आपको रेगुलर बेसिस में मिलना स्टार्ट, मतलब 9 PDF 9 तक मैंने डाल दिया था। अब एक एक वीडियो में कवर करते हुए और PDF भी साथ साथ में देता जाऊँगा। तो अपने टेस्ट को रिवाइज करना आप लोग स्टार्ट कर देना, एडवांस करंट अफेयर्स के। ये सब जो 24 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखो एक हियावांथा ग्लेशियर करके भी यहाँ लोकेटेड है। ये लोकेशंस ध्यान में रखना। देखो ज्योग्राफी के प्रश्न आपके ऐसे ही फ्रेम जो है वो होते हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं कि इसमें कहा गया कि पहले की जो स्टडी उसमें लगभग कहा गया कि 5000 गीगाटन जो आइस है वो लॉस हुआ है, इतना लॉस हुआ है। लगभग 1000 गीगाटन, 1 गीगाटन लगभग 1 बिलियन टन के बराबर होता है। और 20% आइस जो है वो ग्रीनलैंड का जो किनारे किनारे उसमें लॉस्ट देखने को मिल रहा है, लास्ट 4 डिकेड्स के अंदर है। ग्रीनलैंड जो ग्लेशियर्स हैं अगर उसमें जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, जैसे मान लो
जनरली सीजनल चेंजेस होते हैं, गर्मी के टाइम पे पिघलता है, ठंड के टाइम पे जो है वो दोबारा से ग्लेशियर बनना स्टार्ट होता है। लेकिन अब तो और भी दिक्कत है कि ठंड के टाइम पे जो टेम्परेचर जिस तरीके का लो होना चाहिए ग्लेशियर फॉर्मेशन के लिए जो चाहिए, तो वो भी थोड़ा सा देखने को नहीं मिल रहा है। सो मेल्टिंग ऑफ जो ग्रीनलैंड है, जो वास्ट आइस शीट जिसे हम कहते हैं, जो सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर अंटार्कटिका, ये लगभग 20% लाइक कंट्रीब्यूटेड मोर देन 20% जो सी लेवल राइस है 2002 के बाद से, तो उसमें जो सी लेवल राइस में कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ मोर देन 20%। इट इज़ मोर देन 20%, 20% से ज़्यादा है। तो ये मैंने कुछ ग्राफ्स भी इसमें आप लोग को देख लो, ये कंटेंट थोड़ा सा मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें कहा गया कि मान लो ग्लेशियर्स अगर मान लो मेल्ट करते हैं तो एक तो एल्बिडो इफेक्ट है, ये ध्यान में रखना है। एल्बिडो इफेक्ट मतलब, एल्बिडो शब्द मतलब जैसे मान लो सूरज की रोशनी अगर बर्फ़ पर पड़ती तो बर्फ़ में सूरज की रोशनी पड़ती तो रिफ्लेक्ट होता है, वो एल्बिडो इफेक्ट होता है। मेल्टिंग की वजह से जो ट्रैप्ड मीथेन है वो रिलीज़ होगा। उसके बाद ग्रीनलैंड की हो गई इंक्रीज इन वाटर वेपर, क्योंकि जितना अधिक, जैसे मान लो ग्लेशियर है, ग्लेशियर पानी को बर्फ़ के फॉर्म में होल्ड करके रखा है, लेकिन अगर सपोज करो वो बर्फ़ जो है पानी में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर फर्दर अगर बढ़ता है तो वही पानी इवापोरेट होगा, इससे वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा। तो कई जगह पे ड्रॉट होगा, कई जगह पे जो है बारिश बहुत अधिक हो सकती है, ये भी है। देखो विश्व के अंदर एक पॉइंट आप समझना, पृथ्वी में जितना पानी आज से 1000, 2000, 5000 साल पहले था पृथ्वी में पानी, आज भी उतना ही पानी है। पॉइंट आपको समझना है कि पानी किस फॉर्म में और कहाँ पे है, वो बदलाव हो रहा है। जैसे मान लो कि किसी जगह पे डैम बना हो, किसी जगह पे रिवर है, तो पानी उस फॉर्म में लिक्विड में प्रेजेंट है। ह्यूमन सेटलमेंट अराउंड रिवर जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन फ्यूचर के अंदर पॉसिबिलिटी कि जो रिवर के स्रोत हैं या सोर्सेस हैं, जैसे ग्लेशियर्स हैं, वही ना बने, या जहाँ जहाँ से पानी बह के आ रहा है उस रिवर में जिससे रिवर बन रही है वही ना हो, तो ये पॉसिबिलिटी भी आपकी हो सकती है। तो इससे क्या है कि जो वाटर आइस फॉर्म में है वो अब लिक्विड फॉर्म में हो रहा है, या जो वाटर लिक्विड फॉर्म में वो वाटर वेपर फॉर्म में हो सकता है। लेकिन किसी न किसी फॉर्म में अगर आप सबको कैलकुलेट कर लोगे तो जो पानी पहले था आज भी उतना ही पानी है। लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट के अराउंड या उसका जो फॉर्म हमें चाहिए, जैसे वाटर वेपर वाले को तो क्या करेंगे, उसमें तो थोड़ी ना हम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर वेपर के फॉर्म में जो आप कह सकते हैं पानी है उसका मात्रा ज़्यादा तेज़ी से जो है वो बढ़ सकती है। ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है देखने को मिलेगी। पीडीएफ में आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे सेशन के बाद आपको मिल जाएगा, तो आप लोग अपना रिवीजन कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ये सौरभ पांडे यूपीएससी.com पे जाओगे तो उसमें सारे पुराने पीडीएफ, जीएससी रिपोर्टर मैगजीन जो ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, सारा आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ सर्च फॉर डेटरेंस इन रेड सी। अब देखो रेड सी पर, इस पर कुछ एक दो टॉपिक हमारे लिए बनेंगे तो वो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, लेकिन रेड सी पर चर्चा हमने ऑलरेडी काफ़ी अधिक कर रखी है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, ठीक है, दिस इज लिंक्ड विथ इंटरनेशनल रिलेशन, ये आईआर का टॉपिक है। उसी के अंडर नोट्स आप जो भी बनाएं तो नोट्स जो हैं वो आपके नोट्स जो होने चाहिए वो सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए, आप ध्यान रखें। देखो तो ट्रेड डिसरप्शन एक बड़ा इशू है। देखो समुद्र की अगर हम बात करें, जैसे मान लो अगर इसमें मैप बना हुआ है, चलो इसमें मैप नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो रेड सी का अगर आप एरिया देखोगे तो वो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, कई सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है। मैप ऊपर अगर आप देखो, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक मैप है यहाँ पे। जैसे मान लो अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये आपका रेड सी है, ये आपका रेड सी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। यहाँ से ही आपका आप देखोगे स्वेज कनाल होते हुए और ये मेडिटेरेनियन जो रीजन है वहाँ तक हम जाएंगे। तो ये रेड सी है, तो यहाँ डिसरप्शन हो रहा है और ये मूवमेंट पूरा का पूरा आप कह सकते हो, और पूरा अरेबियन सी होते हुए और ये सब अफेक्ट करेगा, पूरा रूट अफेक्ट होगा इससे। तो ट्रेड काफ़ी है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो डिसरप्शन हो रहा है उसके लिए अल्टरनेटिव रूट जो है वो कौन सा अपनाया जा रहा है। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अगर नहीं मेंटेन रहेगी तो ये मैटर ऑफ कंसर्न भी है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो हाउतीज़ हैं, हाउतीज़ का आप ये समझो कि जो हाउतीज़ रिबेल हैं, ये हाउतीज़ रिबेल बेसिकली ये इन्वॉल्व हैं और इनके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आपके व्हाट वी कॉल इट एज वेपन्स देखने को मिले हैं। मतलब जो आर्मी और मिलिट्री के पास होने चाहिए ना वैसे वेपन्स, और हाईली ट्रेंड है, बहुत हाईली जो है ट्रेंड आप कह सकते हो। सो अगर इनको कंट्रोल करना है या रोकना है तो एक
एक इंटरनेशनल रिस्पांस होना चाहिए, लेकिन उसमें भी डिले देखने को मिला है। इस वजह से जो अटैक है वो भी कंटिन्यूस बेसिस में बने हैं और इससे इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया है, रीरूटिंग करना पड़ रहा है कि केप ऑफ गुड होप से होते हुए और जो है वो जाया जाया जाए। फिर एक आपका एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियंस जो है लॉन्च किया गया है यूएस के द्वारा, और ये अंडर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के तहत ये इसको लॉन्च किया गया लगभग, जिसमें जो कंबाइंड टास्क फोर्स 153 है इसको इन्वॉल्व किया गया। तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स क्या है। तो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स जो है इसमें 34 मेंबर नेशंस हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट 2001 के अंदर हुआ था, और जो भी इंटरनेशनल जैसे मान लो टेररिज्म है या है ना, तो ये इसको कैसे काउंटर किया जाए तो उसके लिए कार्य करना। इसमें लगभग 2021 तक 34 कंट्रीज़ जो हैं ऐड हुई हैं। एक बार चेक करना 2023 या अभी तक लेटेस्ट कितने ऐड हुए हैं। हेडक्वार्टर इसका बहरीन के अंदर है। यूएस नेवल फोर्स सेंट्रल कमांड जो है यहाँ पे यूएस 5th फ्लीट ये बहरीन के अंदर लोकेटेड है। फिर इसमें 4 कंबाइंड टास्क फोर्स हैं। एक कंबाइंड टास्क फोर्स 150 है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो कि गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशियन। फिर एक कंबाइंड टास्क फोर्स 150 है जो पायरेसी को रोकने के लिए है। एक कंबाइंड टास्क फोर्स 152 है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड है। एक कंबाइंड टास्क फोर्स 153 है जो अभी अगर आप देखोगे ना कंबाइंड टास्क फोर्स 153 इन्वॉल्व है, जो कि रेड सी में मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये प्रीलिम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान में रखना है। अब इनमें से जैसे मान लो ये टास्क फोर्स है, इसमें से नाटो इसमें इन्वॉल्व है, और फ्रांस, इटली और स्पेन की अगर बात करें तो वो इसका हिस्सा नहीं है। बहरीन है वो इन्वॉल्व है क्योंकि उसका अभी जैसे हमने देखा ना बहरीन के अंदर आपका हेड क्वार्टर है इसका, जो ये कंबाइंड जो मैरीटाइम फोर्स है उसका हेड क्वार्टर भी है। सऊदी अरेबिया भी इसका हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि उसको ये है कि अगर वो हिस्सा बन जाए तो उससे जो बातचीत यमन के अंदर जो भी कॉम्प्रोमाइज़ और जो बातचीत चल रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया लेड जो सुन्नी ग्रुप है यमन के अंदर और सिया लेड जो हाउतीज़ लेड सिया ग्रुप है, तो इनके बीच में युद्ध की स्थिति बनी, सिविल वॉर की स्थिति बनी थी काफ़ी समय से। और जो बातचीत यमन के अंदर चल रही है तो वो डिसरप्ट हो सकती है अगर सऊदी अरेबिया ऐसे ऑपरेशंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये भी है कि एक मैसेज ये चला जाएगा कि ये इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और ईरान इसको बेनिफिट हो सकता है, मतलब सऊदी अरेबिया की बात करें। इंडिया ने भी जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का है इसका एसोसिएट पार्टनर 2022 में इंडिया बना था, फिर फुल मेंबर इंडिया नवंबर 2023 में बन गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का इंडिया भी हिस्सा है, लेकिन इंडिया भी अपना जो भी इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है, और इसके पीछे जो है वो इंडिया ईरान रिलेशन है। जैसे अभी पाकिस्तान के उस एरिया पे ईरान ने अटैक किया तो इंडिया ने कहा कि अगर टेररिज्म है तो उसके खिलाफ एक्ट करना, वो विद इन इंडिपेंडेंस की बात करें तो वो एक राइट है ईरान का। अगर उनको लगता है कि टेररिस्ट अटैक हुआ है तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक टॉपिक आपका साइंस का, अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइंस से रिलेटेड है। और इसमें टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ माइक्रोबायोम, ठीक है, और उसका रोल। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखें कि अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन को ज़रूर से देखते जाएं। कमेंट टू द पॉइंट है, कंटेंट जो है तो उसको अपना नोट डाउन करते जाना। पीडीएफ में आपसे शेयर ही कर लेता हूँ, एटलीस्ट सेशन देख लो। पीडीएफ ही जब ऐसी स्थिति आ जाए कि आप नोट्स बनाने का समय नहीं तो सेशन भगा भगा के देख के, मतलब थोड़ा स्पीड बढ़ा के और पीडीएफ डाउनलोड कर लो। क्योंकि ये सेशन मान लो 1 महीना भी आप छोड़ दिए तो बाद में सब कवर नहीं हो पाएगा। और ये सब देखो, ये कोई हम लोग हेडलाइंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस का टॉपिक है, ज्योग्राफी का टॉपिक है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। और अगर आप मेंस के क्वेश्चन देखोगे तो अच्छे खासे प्रश्न इन टॉपिक से बनते हैं। ये जो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे दे आर अवेयर अबाउट इट, कैसे बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए फ्रेम होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि देखो मैप का भी इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखो इस चीज़ को समझो कि मान लो मैं बहुत स्लो किसी टॉपिक को कवर करूं और उसमें जो समय है वो 2.5 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए, 1.5 घंटे लग जाए, क्योंकि देखो कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब फिर इतना समय अगर आप दो, फिर 4 घंटे अगर आप न्यूज़पेपर में लगाओ तो वो सही स्ट्रेटजी नहीं है। तो ये प्रयास रहता है कि टू द पॉइंट कंटेंट रहे, रेलिवेंट यूपीएससी से रिलेटेड डिस्कशन रहे, आप नोट्स बनाते रहें तभी रहे। अब ज़्यादातर आप जैसे बड़े चैनल्स हैं जो काफ़ी समय से चल रहे हैं, ऑल दो अभी हमारे द्वारा तो ये नया ही इनिशिएटिव है, तो आप अगर उनका देखोगे ना कंटेंट आप चाहो तो चेक करना, तो वो क्या करेंगे, मान लो 2 एडिटोरियल्स पकड़ लिए और उसी को पूरा एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। अब अगर आप मुझे ही खाली एक एडिटोरियल समझाना हो तो मैं भी 1 घंटे तक उसको खींच सकता हूँ। तो उसका मतलब क्या होगा, मतलब आपको एकदम
एक एक चीज़ जो है लाइन टू लाइन और सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, लेकिन वो कवरेज एक ही टॉपिक कवर हो रहा है प्लस बाकी के 7-8 टॉपिक्स तो आपके छूट गए। चाहे आप इसको देख सकते हो, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जैसे जनरली लोग जो हैं वो पॉलिटी के टॉपिक या इकोनॉमी के टॉपिक से ज़्यादातर कवर करेंगे, बट हम लोग पॉलिटी भी करेंगे, इकोनॉमी भी करेंगे, साइंस, जोग्राफी, एनवायरनमेंट, ये एरियाज फोकस रहता है। इनको जनरली इन एरियाज को टच ही नहीं करते हैं। आप बड़े बड़े जो चैनल्स हैं ना, है ना, उनको आप देख सकते हो, जो कंटेंट है मतलब जो अच्छे और ट्रस्टवर्दी हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बट ट्रस्टवर्दी है, मतलब अच्छा कंटेंट देते हैं, ऐसे आपको कई चैनल्स हो तो, बट उनके भी कंटेंट अगर आप देखोगे तो वो साइंस वाले टॉपिक्स या जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मैपिंग वाले एरियाज हैं उनको मिस कर देते हैं। तो ये आप चाहो तो एक बार ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अगर आप एक सोर्स, मान लो ये सब बताने का पर्पज सिर्फ यही कि एक सोर्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करो और नोट्स बनाओ, फिर अपने स्टैटिक पे फोकस करो, तो आपका काम हो जाएगा, मतलब आपको इसका बेनिफिट होगा। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन माइक्रोबायोम की बात करें, तो ह्यूमन माइक्रोबायोम की बात करें तो इसमें जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, एल्गी, फंजाई, ये हमारे शरीर के हिस्सों में प्रेजेंट है, लीवर में भी है, लंग्स में, स्टमक, इंटेस्टाइन, सब जगह प्रेजेंट आपके रहते हैं। 95% जो बैक्टीरियाज हैं ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जो ये रीजन है यहाँ पे आपके प्रेजेंट है। ये जो माइक्रोबायोम्स हैं, द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन ऑल दीज माइक्रो फॉर्म्स द माइक्रोबायोम्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी ये माइक्रोबायोम्स हैं जो प्रेजेंट है, मतलब जैसे मान लो इतने सारे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, इनको सबको मिला दें तो माइक्रोबायोम बना देता है। एंड माइक्रोब्स जो लिविंग इन एंड अराउंड द इंटेस्टाइन, तो उसे माइक्रोबायोटा बोलते हैं। ये टर्म आप याद रखना कि यहाँ पे एक टर्म मेंशन्ड है माइक्रोबायोटा। तो माइक्रोबायोटा बेसिकली क्या है कि जो माइक्रोब्स हमारे जो आप कह सकते हैं इंटेस्टाइन के अराउंड रहता है माइक्रोबायोटा। और माइक्रोबायोम जो जेनेटिक मटेरियल अगर सबको मिला दो, जो जेनेटिक मेकअप बनता है इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिला के, तो वो आपका माइक्रोबायोम बनाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे मान लो बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, पैरासाइट भी है, वायरस भी है, बहुत सारे प्रेजेंट है। इनका रोल भी है, स्किन में भी इनका रोल है, या आप देख लेना इनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स भी होते हैं। प्लासेंटा माइक्रोबायोम, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में भी माइक्रोबायोम्स, ओरल माइक्रोबायोम्स, बहुत सारे एरिया में हर जगह माइक्रोबायोम्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो और इनका अपना एक रोल भी होता है। अब इसको कुछ रोल्स मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ जो शायद आपने सुना भी नहीं हो। जैसे मान लो मदर फीडिंग की बात होती है ना, समझना इस चीज़ को, इसकी स्टडी भी आया था। मदर फीडिंग की होता है, तो होता है ना, डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं लोग पाउडर पी लेना, दूध जो है पाउडर। तो मदर जो फीडिंग है उसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोबायोम जो बच्चा होता है उसके माइक्रोबायोम के डेवलपमेंट के लिए मदर फीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। वो पाउडर वाले दूध से नहीं हो पाएगा। ये मैं क्योंकि मैंने कोई ऐसी डिग्री नहीं रखी है, बट ये चीज़ स्टडी में के बेसिस पे आई एम टेलिंग यू, मतलब ये स्टडी कुछ समय पहले ही आई थी और इसमें भी ये चीज़ हाईलाइटेड है कि किस तरीके से ये हेल्पफुल है। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा जो हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट है शारीरिक लेवल पे, वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है उन पर बहुत निर्भर करता है। सो ये जैसे मान लो इसमें कहा गया कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसमें जो है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ एबीओ लोकस इन द ह्यूमन जीनोम एंड द जीन क्लस्टर एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ नेसिटाइल galactoamine in specific microorganisms like Faecalibacterium and Collinsella aerophacian, which scientists have studied extensively in the context of cardiovascular risk, suggest that association of ABO and risk of cardiovascular disorder could be in part with modulated through the microbiome। मतलब देखो सिंपल सी बात है कि स्टडी लेटेस्ट क्या कहती है कि ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है, जैसे ए बी ये ग्रुप ब्लड ग्रुप है। ये थोड़ा आप टेबल बना दिया है, आप देख लेना इसको कि अब ये जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, तो ये है ना, तो ये ए है, बी है, ये ए बी है। एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं, तो ये देख लेना आप लोग, पीडीएफ मैंने शेयर किया है। तो ये मतलब कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है उस बेसिस से ब्लड ग्रुप्स आपके डिवाइडेड है। और इसमें स्टडी कहती है कि ये जो जो ब्लड ग्रुप हैं, तो इनमें जो एसोसिएटेड जीन्स हैं प्लस आप ये कह सकते हैं कि और उससे जो एसोसिएटेड जो हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है उसको हम सही कर सकते हैं या वो इम्पैक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दीज माइक्रोबायोम्स। जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, जैसे ये नाम जो मेंशन्स हैं, तो कई ऐसे जो जीन क्लस्टर्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ दीज नेसिटाइल
गैलेक्टोसामाइन इन स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल भी होता है इस ब्लड ग्रुप के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो। ये जो बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मेंशन्ड हैं तो दे आर एसोसिएटेड विथ एबीओ ब्लड ग्रुप कार्डियोवास्कुलर रिस्क, और इनको हम मतलब मैनेज करके इन रिस्क को स्टडी भी कर सकते हैं, इनके बारे में जानकारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा कहा गया कोलोरेक्टल जो कैंसर है ये भी मीडिएट किया जा सकता है बाय दिस मॉलिक्यूल कॉल्ड एज ट्रांस 3 इंडोल एक्राइलिक एसिड। एंड ये जो आईडीए है इसको इट कैन बी और इम्प्लांटिंग द माइक्रोब पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस एनारोबियस इन द गट ऑफ माइस। तो यहाँ पे देखो ये भी स्टडी की गई कि जैसे मान लो ये कैंसर है और इट इज़ एसोसिएटेड विथ दिस मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल को आप कह सकते हैं कि इसकी स्टडी भी की गई है कि मान लो ये मॉलिक्यूल अगर मान लो चूहे पे डाल के देखा गया और उसमें कैंसर डेवलप किया गया है तो ये जो है इस मॉलिक्यूल को एडमिनिस्टर किया जा सकता है, मतलब जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस वो किया जा सकता है बाय इम्प्लांटिंग दिस माइक्रोब्स। तो देखो डिफरेंट माइक्रोब्स का एसोसिएशन है, कैंसर से एसोसिएशन आप कह सकते हैं। मतलब ये नहीं कि इनकी वजह से कैंसर हो रहा है, कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से मान लो कैंसर हो रहा है, कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से कार्डियोवास्कुलर रिस्क हो रहे हैं। तो उनको मैनिपुलेट करने के लिए या उन पे चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस करने के लिए जो हम इन माइक्रोब्स को स्टडी कर सकते हैं, और इनका एक रोल भी है जो लेटेस्ट स्टडी जो है वो कह भी रही है। दूसरा कहा गया कि जो ह्यूमन माइक्रोबायोम है इट कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विथ ह्यूमन न्यूरॉन टॉक। मतलब न्यूरॉन्स होते हैं ना हमारे ब्रेन के, एक न्यूरॉन दूसरे से जुड़ा होता है, और इसमें कहा गया कि जो हमारे शरीर के अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है दे प्रोड्यूस विटामिन B12। ये विटामिन B12 प्रोड्यूस करते हैं। द विटामिन कुड इन्फ्लुएंस न्यूरोनल सिग्नलिंग बाय इन्फ्लुएंसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री कॉलिन करके है। तो इसमें कहा गया कि जो विटामिन है दिस विटामिन कुड इन्फ्लुएंस न्यूरल सिग्नलिंग, जो न्यूरॉन्स उनकी सिग्नलिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसके जैसे मान लो फ्री कॉलिन की जो रिक्वायरमेंट है उसको उसकी अवेलेबिलिटी जो है दैट इज ऑल्सो लिंक्ड विद दीज माइक्रोबायोम्स। एंड अ मॉलिक्यूल न्यूरॉन यूज टू टेक अ न्यूरो ट्रांसमीटर्स कॉल्ड एसाइटाइलिन कोलिन। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान में रखना है कि इवन जो हमारे न्यूरॉन के अंदर जो लिंकेज है या जो सिग्नलिंग हो रही है, जो मैसेजेस सेंड हो रहा है न्यूरॉन्स के बीच में जो सिग्नलिंग हो रही है जिससे हमारा बॉडी फंक्शन और सब कुछ उसी पर निर्भर करता है, उसमें भी इन ह्यूमन माइक्रोबायोम्स का रोल है। तो ये थोड़े फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना। इवन कहा गया कि जो येलो कलर है यूरिन के अंदर जो कि यूरो बिब्लिनोजेन पर निर्भर करता है, तो ये यूरो बिब्लिनोजेन की अगर हम बात करें तो इसमें भी दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड और वी कैन से दे आर ऑल्सो लिंक्ड विद दीज माइक्रोबायोम्स। इसमें जैसे कहा गया कि यूजिंग अ बायोकेमिकल एनालिसिस ये कहा गया कि बैक्टीरियल एंजाइम कॉल्ड एज बिलीरुबिन रिडक्टेस जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग बिलीरुबिन टू यूरोबिब्लिनोजेन, ये बेसिकली अ पिवटल स्टेप इन दिस प्रोसेस दैट हैज सो फार रिमेन्ड आउट ऑफ साइट। तो ये देखो ये जो बिलीरुबिन रिडक्टेस जिसका रोल है दैट बेसिकली रिड्यूस दिस बिलीरुबिन टू यूरो बिलिनोजेन, इसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो एंजाइम है दिस इज ऑल्सो अ क्रिएशन और लिंक्ड विद दिस बैक्टीरिया, मतलब ये बैक्टीरिया से रिलेटेड ये जो एंजाइम आपकी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई लेवल कंटेंट है। लेकिन तो बस आपको इस पॉइंट को समझना है कि जैसे यूरिन में येलोविशनेस जो आती है उस दैट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड, और वी कैन से उसमें भी जो भी चीज़ें की है वो किया जा सकता है बाय दिस बैक्टीरियल एंजाइम्स। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे ये बायोकेमिकल एनालिसिस के माध्यम से अगर देखा जाए तो येलोइंग कलर ऑफ यूरिन है उससे लिंक्ड है, वो भी माइक्रोबायोम से लिंक्ड है। न्यूरो ट्रांसमिशन की बात करें तो उसमें भी माइक्रोबायोम से लिंक्ड है। कैंसर की बात करें तो वो भी माइक्रोबायोम से लिंक्ड है। एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो वो भी माइक्रोबायोम से लिंक्ड है।
ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। चलो, व्हाट इम्पैक्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर विल हैव ऑन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, 10 नंबर का प्रश्न है, आंसर लिखने की जरूर से आदत डालो। और सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल के अंदर आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम, आप सर्च करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आपको मिल जाएगा, आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग डाउनलोड करना, काफ़ी सारा फ्री कंटेंट इसमें पड़ा हुआ है। और सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पर जाओगे तो अभी जो है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के मैंने एक 5am सीरीज़ में टेस्ट 3 का एक छोटा सा एनालिसिस डाल दिया है, टेस्ट 13 का, और PDF जो है मैंने जो लोग इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है तो PDF भी रिवीजन के लिए इसमें अपलोड कर दिया, तो आप लोग देख लेना। इसके बाद 10th 11th और 12th भी मैं डाल दूंगा कुछ दिन में। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा भी आप लोग जरूर से बने। प्लस अभी आपका करंट अफेयर का, एग्रीकल्चर का, IR का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन सब के कोर्सेज जो हैं अपकमिंग है। प्लस लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और ये सब फ्री मैं इस चैनल के अंदर आपके लिए कवर करूंगा। ठीक है, प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा आप लोग जरूर से बने, और जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो ये सारी जानकारी मुझे मेल करें। ठीक है, ये मेल ID है, इसमें मेल आपको करना है, ये जरूर से आपको बनना है और करना है। और इसका डेमो लेक्चर भी मैंने डाल रखा है, तो उसको भी आप गो थ्रू हो सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।